Hello friends, a very warm welcome to all of you tuned into Radio Udan, a flight of life. आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो द बुक वर्ल्ड और मैं हूं आरजे राजेश्वरी। कैसे हैं आप लोग? पिछली बार आप लोगों ने आर के नारायण जी की 2 शॉर्ट स्टोरीज सुनी थी। So to continue the saga, we are taking up आर के नारायण in this episode also. बट इस बार हम उनकी एक बुक पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आर के नारायण की कहानियां एक फिक्टिशियस टाउन मालगुडी में आधारित होती हैं। इसलिए आज की कहानी का भी आधार मालगुडी ही है। सो यू विल ऑल्सो एनकाउंटर अ लिटिल साउथ इंडियन कल्चर इन दिस स्टोरी ऑल्सो। और आज की कहानी का शीर्षक है The Painter of Signs. That is, our protagonist, जिनका नाम रामन है, वो साइन बोर्ड्स पेंट करते थे और नेम प्लेट्स पेंट करते थे। घर उनका था एलिमेंट स्ट्रीट में लास्ट घर। द लोकेशन वॉज ब्यूटिफुल। घर के पिछवाड़े में उन्होंने एक अपना वर्क स्टेशन बनाया हुआ था जहां पर कि वो काम करते थे, और उसके पीछे दरवाजे से यदि बाहर निकलें तो वहां नदी बह रही होती थी, बहुत सुंदर। नदी की बालू पड़ी होती थी। थोड़ी दूर और जाने से सीढ़ियां उतर के नदी तक जाती थी। सो इट वॉज अ वंडरफुल लोकेशन फॉर अ हाउस। वर्क स्टेशन जो उनका था, वहां पे वो अपनी लकड़ियां पेंट करके सुखा रखते थे और उस पे काम करते थे और लोगों के नेम प्लेट्स वगैरह बना के देते थे। कई बार वहां पे इतनी जब ठंडी हवा चलती थी तो बालू उड़ के उनकी गीली नेम प्लेट पे कभी कभी अपने मार्क्स छोड़ जाती थी, यानी हल्की हल्की बालू उड़ के आके वहां चिपक जाती थी। रामन जी मालगुडी टाउन में घूमकर सब लोग यानी बिजनेस वालों के शॉप्स वगैरह में जाकर अपने बिजनेस की पब्लिसिटी करके ऑर्डर्स ले आते थे और सबके साइन बोर्ड्स बना के दिया करते थे। घर में वो अपनी एक बूढ़ी आंटी के साथ रहते थे जो कि तकरीबन 75 ईयर्स की थी, और हमारे प्रोटैगनिस्ट इज अबाउट 30 ईयर्स ऑफ एज। ऐसे ही काम ढूंढते समय वो एक लॉयर से मिले, यानी वो नए नए पढ़ाई वकालत की ख़त्म करके लॉयर बस बने ही थे। डिग्री भी अभी उनकी नहीं आई थी। वो रामन को ढूंढ रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक अच्छा सा साइन बोर्ड बना दो, यानी नेम प्लेट। तो इनका तो काम ही वही था। ही एग्रीड टू हिम। दोनों एक छोटी सी जॉइंट में बैठ के कॉफी पीते हुए बात कर रहे थे। तो लॉयर जी बहुत पर्टिकुलर थे कि नेम प्लेट में नाम उनका लेफ्ट की ओर स्लैंटिंग होना चाहिए पूरा। हमारे रामन साहब तो ठहरे लॉजिक वाले और एकदम रैशनलिस्ट। उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ, बिकॉज कैलीग्राफी के बारे में उनको जितना ज्ञान था वो समझते थे कि और किसी को तो है ही नहीं। उन्होंने कहा लेफ्ट की ओर स्लैंटिंग वाले नेम प्लेट्स तो ऑयल मर्चेंट्स बनवाते हैं, यानी मिट्टी के तेल वगैरह बेचने वाले लोग। लॉयर लोगों का तो नेम प्लेट बिल्कुल उसमें जो अल्फाबेट्स हैं सीधे होने चाहिए। यू शुड शो द कॉन्फिडेंस ऑफ द पर्सन। तो लॉयर साहब तो माने नहीं मेरे को तो वैसा ही चाहिए। तो इन्होंने कहा कोई लॉजिक तो बताइए, आपको क्यों चाहिए ऐसा ही? तो कहने लग गए मेरे एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा बोला है। ओ माय गॉड, अच्छा और क्या करना है मेरे को? तो लॉयर से अपने बोला मैं एक पर्टिकुलर डे बताऊंगा नेक्स्ट वीक और एक पर्टिकुलर टाइम, यानी सुबह 10:30 बजे पहुंचा देना उसको, क्योंकि मुहूर्त है उस बोर्ड को टांगने के लिए भी। ये किसने बोला है? मेरे एस्ट्रोलॉजर ने बोला है। बस हमारे रामन साहब तो अड़ गए। यू हैव टू गिव मी अ रीजन। मैं लॉजिक के बिना कोई काम नहीं करता। आई एम अ रैशनल पर्सन। मुझे कोई तो लॉजिक दीजिए कि आपको अल्फाबेट्स लेफ्ट की ओर स्लैंटिंग क्यों चाहिए? तो लॉयर साहब ने कहा आपको क्या लॉजिक चाहिए? आई एम पेइंग यू फॉर योर लेबर और मैं हैंडसम पे कर रहा हूँ। हाँ तब ठीक है, इट्स ओके, जैसे आप बोले मैं वैसे ही बना दूंगा। ठीक है, तो उन्होंने टाइम और डेट फिक्स करके बता दिया और हमारे रामन साहब काम में लग गए। उन्होंने अच्छा सा बोर्ड बनाया, पेपर में लपेट के उसे एट द अपॉइंटेड डेट एंड टाइम वो उनके घर पहुंच गए और उन्होंने बता भी दिया देखिए मेरा बिल्कुल पंक्चुअल हूँ। अब साइन बोर्ड पे वो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। वो हमेशा एक ही बात कहते थे, अभी गीला है आप हाथ मत लगाइए, मैं खुद ही उसे हैंडल करूंगा और मैं खुद ही उसे टांग दूंगा, आप बता दीजिए कब टांगना है।
तो उन लोगों ने तो मुहूर्त फिक्स किया हुआ था, तो उन्होंने कहा 15 मिनट अभी और है। हमारे रामन साहब तो भूखे भी थे क्योंकि सुबह से काम में लगे रहे। उनकी आंट ने जब कहा कि खाना खा लो, नाश्ता कर लो, इनके कान में कोई बात नहीं पड़ रही थी, बिकॉज ही वॉज अ वेरी सिंसियर एंड ऑनेस्ट वर्कर। तो वहां सो खोजने लग गए। तब तक खुद ही वहां पे उनको ऑफर मिला कि वे इडली खाएं और कॉफी पिएं, क्योंकि वहां पर तो पूरी दावत अरेंज हो रखी थी। बस बैंड बाजा और दुल्हन की कमी थी। शादी जैसी दावत अरेंज कर रखी थी कि हमारे लॉयर साहब की ग्रेजुएशन सेलिब्रेट करी जा रही थी। फिर जब समय आया मुहूर्त का, तो बोट टांगने के लिए जब कहा, लॉयर साहब ने कहा कि मैं आपको कील दे देता हूँ। तो हमारे रामन साहब कहते हैं, नहीं नहीं, मैं अपने कील लेके आता हूँ और हथौड़े से मैं खुद ठोकता हूँ। किसी को उसमें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। सही समय पर सही जगह पर बोट टांग दिया गया। उनके पंडित जी ने आके उसकी पूजा ऐसे करी ना मानो कौन सी बहुत बड़ी पूजा हो रही हो। अचानक से लॉयर साहब की नजर पड़ी, ये क्या, मैं अपनी करियर की शुरुआत एक गंदे बोट से करूंगा। हमारे रामन साहब ने तब ध्यान दिया कि वो जो बालू उड़ के आती थी ना, गीले बोर्ड पे शायद पिछले दिन हवा चली होगी, हल्की सी बालू आके चिपक गई। तो हमारे रामन साहब पहले तो डिफेंसिव मोड में आ गए। नहीं, ये तो आजकल फैशन होता है। वहां पे कुछ लड़के इकट्ठे हो गए, मॉडर्न जमाने वाले, साइड बर्न्स वाले। उन्होंने भी उनको यही समझाया, अरे अंकल आपको नहीं पता, आजकल तो ये फैशन है। खैर, फाइनली ये डिसाइड किया गया कि रामन साहब ने ऑफर कर दिया, कोई बात नहीं, आज आपका मुहूर्त था, आप इसी बोर्ड से काम चलाइए, मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक नया बोर्ड भी लाके बना दूंगा। ये बात तो रह गई। अब हुआ क्या, बाकी के पैसे उस बोर्ड के मिले नहीं। रामन साहब अपनी बाइसाइकिल उठाए, बोले मैं चलूं, और हाँ, उन्हें भेज दिया गया। रास्ते में वो सोचते आने लग गए, उन्हें भूख लग रही थी। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि उस दावत में उन्हें भी इनवाइट किया जाएगा। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, और वो सीधे घर आ गए। आकर सीधे अपने रूम में गए और पीछे जाके वो रिवर में स्नान करने चले गए। स्नान करते हुए जब उन्होंने पूरी डुबकी अंदर लगाई तो देखा एक दूसरी लड़की वहां पे, या फीमेल या लेडी जो भी थी, उन्होंने तो उसका चेहरा भी ढंग से नहीं देखा। वो वहां पे नहा रही थी और पानी भर रही थी, तो उनको उसके पैर दिखे पानी के अंदर से बाहर उठते हुए थाइस तक। तो उन्होंने अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन किया। Why am I bothered about that? Why am I even looking at that? I should discipline my mind. इतने सालों से मैंने यही तो किया है। वो वापस अपने घर के अंदर आ गए नहाकर। तब तक उनकी आंट नींद से जगी और उन्होंने पूछा कि तुम्हारी दावत कैसे रही? तो उन्होंने कहा, हाँ अच्छी थी। वो कैसे बताते कि वहां बिना खाए पिए आ गए? तो उसके बाद वो तैयार हुए और चल पड़े, खाने के लिए बाहर चले गए। उनका फेमस जॉइंट था जहाँ पे वो हमेशा खाते पीते थे, वो था एक बोर्डलेस होटल। उसका नाम ही बोर्डलेस होटल था। वो आदमी बिना बोर्ड लगाए अपना काम चलाता हूँ, इस बात के लिए खुद बड़ा गर्व महसूस करता था। हमारे तो रामन जी का काम ही बोर्ड बनाने का था, तो उन्होंने कई बार ऑफर किया, मैं आपके लिए एक बोर्डलेस बोर्ड बना दूं। ऐसा कई बार वो मजाक करते थे, क्योंकि उन्हें चिंता थी हर कोई अगर यही करने लग गया तो मेरे से बोर्ड बनवाने वाले बचेंगे कहाँ। इसलिए वो हमेशा उन्हें ऑफर करते थे। इस उनके फेवरेट जॉइंट पर वो अपने बहुत से फ्रेंड्स से मिलते थे, जो आपस में सब कभी कॉफी पीने आते थे, कभी खाना खाने, और बातें करते थे आपस में, कभी पॉलिटिक्स की। वहाँ पे इनके एक बहुत अच्छे दोस्त थे गुप्ता जी, जो कि एक बिजनेसमैन थे। वो उनके साथ सब सारी डिस्कशन पॉलिटिक्स की, एजुकेशन की सब कर लेते थे। कभी इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट की, कभी किसी की। ऐसे ही इनकी जिंदगी कटती थी। उस दिन उस बोर्डलेस होटल में खाना खा के रामन वापस घर आ गया। उनकी आंटी ने अंदर से दरवाजा बंद नहीं किया था। वो अपना दोपहर का नैप ले रही थी। वो सीधे अपने रूम में चला गया। रामन जो है वो बहुत पढ़ता था, यानी उसके पास एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी। बहुत फर्नीचर वगैरह तो नहीं थे उसके रूम में, जस्ट एक चटाई होती थी और बेड रोल होता था। उसी पे वो लीन करके दोपहर के टाइम पढ़ता था। एंड ही यूज्ड टू रीड एनीथिंग फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर टू द एंशिएंट तमिल लिटरेचर, सब पढ़ता था वो, और खुश रहता था उसमें। अदरवाइज जो उसकी आंटी थी वो उसको बहुत बोरिंग लगती थी। उनके सवाल ही नहीं खत्म होते थे, नहीं तो अपनी नैरेटिव यानी अपनी कहानी सुनाना शुरू हो जाती थी। वो एक ही घिसी पिटी उनकी जिंदगी की कहानी सुन सुन के वो पक चुका था। या तो दोपहर को उनसे मिलने वाले कोई लोग आते थे, यानी उनकी आंटी से,
जो कि भगवान के ऊपर जो वो प्रवचन देती थी वो सुनने आते थे, या उनके कोई घरेलू नुस्खे के वजह से कोई दवाई ले लेते थे जिससे कि वो ठीक हो जाते थे, और नहीं तो वैसे ही वो उनसे चिट चैटिंग करने आते थे। हाँ, उनकी आंटी तो एस्ट्रोलॉजर भी थी, कुंडली देख के भी लोगों को कुछ बता देती थी। लोग तो उनकी वर्सेटिलिटी से बिल्कुल प्रभावित थे और बड़ी उनकी आंटी की तारीफ करते थे। मगर जो हमारे रामन है, उन्हें तो वो बड़ी बोरिंग लगती थी, क्योंकि घर की मुर्गी तो दाल बराबर ही होती है ना। कई बार उसकी आंटी उससे कहती थी, अगर तुम मेरी जिंदगी की गाथा पे लिखोगे ना एक कहानी और एक किताब, तो जितने तुम अभी कमाते हो उससे कई गुना ज्यादा कमा लोगे। फाइनली उस दिन रात को खाना खाने के बाद वो एक नोटबुक लेके और एक पेंसिल लेकर अपने हाथ में अपनी आंटी के सामने चला ही गया। ठीक है, फाइनली तुम आज मुझे बताओ तुम्हारी कहानी है क्या जो तुम मेरे से लिखवाना चाहती हो। रामन की आंटी ने अपनी कहानी कहनी शुरू करी। मैं 75 या 80 साल की ही पैदा थोड़ी हुई थी, उसके और मेरे बाल ही हमेशा सफेद ही थोड़ी ना थे। फिर उन्होंने पूछा, बताओ तुमने क्या लिखा। तो एग्जैक्टली सेम चीज रामन ने लिखी हुई थी और उन्होंने पढ़ के सुना दी, एंड शी वाज सेटिस्फाइड। तो उन्होंने बस ऐसे ही कहानी सुनानी अपनी शुरू करी कि कैसे शी वाज सो पैम्पर्ड बाय एवरीवन। सिर्फ अपने घर में ही नहीं, अपने नेबरिंग के 100 घर थे उनके विलेज में, सब लोगों से वो बहुत पैम्पर्ड थी, क्योंकि उनका नाम ही लक्ष्मी था और सब कहते थे, लक्ष्मी मेरे घर आ जाओ, मेरे घर आ जाओ। वो उन्होंने उस पॉइंट तक अपनी कहानी सुनाई जब तक वो उन्होंने हेड कांस्टेबल से शादी करी और वो चली गई। उसके बाद उनकी अनटाइमली डेथ के कारण वो बहुत जल्दी विडो हो गई, विदाउट एनी चिल्ड्रन, एंड शी हैड टू कम बैक टू हर पेरेंट्स हाउस। ये उनकी कहानी यहाँ पर इतनी उन्होंने लिखी रामन ने। फिर एक दिन किताब पढ़ते हुए दोपहर को रामन की आंख लग गई। अचानक खुली किताब के गिरने से तो उन्होंने ध्यान आया, मुझे उस चूड़ी वाले के पास जाना चाहिए। एक्चुअली मार्केट में एक बैंगल सेलर था जिसके लिए रामन ने बोर्ड बनाया था। वो बोर्ड लेकर उसको उसके पास जाना था। वो लेके गए वहां पर मार्केट में वो बोर्ड। वो कुछ लड़कियों और कुछ विमेन को बैंगल्स पहना रहा था वो बैंगल सेलर, और उनके सबके रिस्ट दबा दबा के उनको पहना रहा था। रामन ने सोचा, इसको और क्या चाहिए, इतनी तो लड़कियां घिरी रहती हैं। मगर उनके सामने वो बैंगल सेलर रामन से बात करना नहीं चाह रहा था, और बल्कि उसने उसको उसके बोर्ड के लिए डांट लगा दी और बहुत उल्टा सीधा बोल दिया कि बोर्ड तो ये ढंग से बना हुआ ही नहीं है। उसे बोर्ड को रखना तो दूर की बात, उसने पैसे भी देने को मना कर दिए। रामन का इस डील में तो नुकसान हो गया। गुस्सा आ रहा था उसको। वो जब टाउन हॉल से मार्केट प्लेस से गुजरता हुआ वापस जा रहा था अपने साइकिल में, तो बीच टाउन में एक जगह पे मिशनरी का एक आदमी प्रवचन दे रहा था लोगों को, और हाथ में एक पर्ची लेके खड़ा था, जिसको ये पर्ची मिलेगी इसमें भगवान का संदेश है, वो जिंदगी में बहुत तरक्की करेगा और खुश हो जाएगा। और वो उसके लिए 5 पैसा भी डिमांड कर रहा था। ये क्या बात हुई? उसने ये भी बोला, मगर उस मिशनरी के आदमी ने, मेरे को तो पैसा लेना नहीं चाहिए, मैं तो बस इसलिए ले रहा हूँ ताकि लेने वाले को इसकी इम्पोर्टेंस की और इसकी कदर हो। ये सब बातें सुन के रामन वहां खड़ा हो गया। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया और बार्गेन हो गया। वो फाउंटेन के पास खड़े होकर, असल में वो आदमी प्रवचन दे रहा था, और ये डिसाइड किया गया कि उस पर्ची के बदले में वो बोर्ड दे देगा जो उसने बैंगल सेलर के लिए बनाया था। वो बोर्ड उसके कहने पे फाउंटेन के पास बोर्ड टंग गया उसका, और वो पर्ची लेके घर चला गया। उस पे लिखा था, घर जाके उसने पढ़ा कि दिस विल ऑल्सो पास, यानी ये वक्त भी गुजर जाएगा। मोड़ के उसने उसको अंदर रख लिया। कुछ दिन बाद उसकी मुलाकात डेजी नाम की एक लड़की से हुई। ये कौन थी? कौन उसका केयरटेकर था? उसका पति था या उसके पिता थे? असल में रामन के दोस्त वीरप्पा ने उसे डेजी से मिलवाया था। डेजी फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट में जॉब करती थी। उसके पास वीरप्पा उसे ले गया था क्योंकि उन्हें कुछ साइन बोर्ड्स बनवाने थे, तो उन्होंने रामन को सारा काम समझा दिया। वो साइन बोर्ड्स फैमिली प्लानिंग के लिए बनाने थे, और टाउन में सब जगह वो हैंग करने के लिए एक एक करके बाद में बनवाते। पहले उन्हें एक अपने ऑफिस के बाहर के लिए बनवाना था। रामन was more interested in the female figure called Daisy,
उसके बारे में सोचने लग गया। क्या इसके घर में और कोई होगा? क्या ये मैरिड है? क्या ये नहीं मैरिड है? ये तो चेयर पे बैठी हुई है, वो नीचे से कैसे लगती होगी? इज शी प्रोपोर्शनेट? वो लंबी कितनी होगी? फिर वो अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में चेक भी करता। व्हाई एम आई थिंकिंग लाइक दिस? क्या मेरे लिए सेक्स के अलावा और कुछ नहीं है जिंदगी में? Why is my discipline not being maintained? इतने साल मैंने अपने माइंड को डिसिप्लिन में रखा है, आगे भी मुझे रखना पड़ेगा, isn't it? ये सब थॉट्स रामन को आने लगे। खैर, काम मिल गया उसको और वो घर पे जाके लग गया वो काम करने में। लेकिन हमारे रामन का दिमाग जगह पे टिक नहीं पाया। उसका ध्यान डेजी से हट ही नहीं पा रहा था। जब वीरप्पा डेजी से मिलवाने लेके गया था, वो ज्यादा कुछ डेजी से पूछ नहीं पाया। पहली बात तो सिविलाइज्ड नहीं लग रहा था, दूसरा वो कुछ भी पूछता जवाब तो वीरप्पा दे देता। यहाँ तक कि जो साइन बोर्ड के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन पूछ रहा था वो भी वीरप्पा ही जवाब दे रहा था। बीच में उठ के वीरप्पा बाहर कोई काम से गया, उतने में रामन ने ऐसा कोई सवाल कर लिया पर्सनल, जैसे कि वो कहाँ रहती हूँ डेजी, और उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में अपना एड्रेस बता दिया। 3rd क्रॉस में रहती हैं, 7th हाउस, व्हाटएवर। अब घर पे जाके वीरप्पा सोचने लग गया, क्या कोई एक्सक्यूज से मैं जा सकता हूँ? क्या मैं उनके घर जा सकता हूँ? मुझे क्या करना चाहिए? फाइनली वो अपने आप को रोक नहीं पाया। वो बन ठन के बहुत अच्छा सा शर्ट और ट्राउजर व्हाइट कलर का विदाउट क्रीज वाला पहन के उनके घर पहुंच गया। बिल्कुल सही एड्रेस पे पहुंच गया। घंटी बजाई उसने तो अंदर से आवाज आई कि कौन है। तो रामन ने बता दिया कि मैं आपसे कल मिला था। तो दरवाजा खुला और एक हल्की स्माइल के साथ डेजी ने उन्हें वेलकम किया। अंदर जाके एक कुर्सी पे उन्हें इशारा कर दिया बैठने को और खुद डेजी अपने लिए एक स्टूल ले आई। घर में कोई ज्यादा फर्नीचर नहीं था, बस बहुत सारे पेपर्स और बुक्स और ओल्ड मैगजीन्स पड़े हुए थे। अब रामन को समझ नहीं आया कैसे कॉन्वर्सेशन शुरू किया जाए। उसने कहा कि मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा मैं आपको विजिट कर लूं। गुजर रहे थे? कहाँ जा रहे थे? रामन थोड़ा लड़खड़ाने लग गया। मैं क्या जवाब दूं? अचानक से उसके दिमाग में वो लॉयर ही आया। उसने कहा मैं कबीर स्ट्रीट जा रहा था। असल में मेरा एक क्लाइंट है, लॉयर है, मुझे उसे पैसे लेने हैं तो मुझे लगा मैं आपसे गुजरते हुए जाऊं। असल में आपने अपना एड्रेस तो बताया था। तो डेजी ने कहा तुमने पूछा था इसीलिए मैंने बताया था। बहुत कोल्डली जवाब दिया उन्होंने। रामन को उम्मीद नहीं थी कि ये कॉन्वर्सेशन इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। आधी रात तो वो सो नहीं पाया था इस मीटिंग के लिए प्रिपेयर करने के लिए कि मैं क्या क्या बातें करूंगा। खैर, उसने तो कुछ स्पेसिफिकेशन, बोर्ड के ऊपर लिखाई कैसे होनी चाहिए, इन सब के बारे में कुछ पूछ लिया और डेजी ने कह दिया मुझे ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है। शी वॉज वेरी क्लियर इन हर माइंड कि उन्हें कितना आता है और कितना नहीं आता है। तो कॉन्वर्सेशन वैसे ही खत्म हो गई। तो अब उन्हें जाना ही पड़ा उठ के रामन को। घर जाकर अपनी बाइसाइकिल बाहर खड़ी करके रामन अपने घर में नहीं गया। घर के साइड से जाके वो नदी के किनारे जाके बैठ गया और अपनी इंट्रोस्पेक्शन करने लग गया। यानी जिंदगी में जब भी कुछ होता, रामन का कैरेक्टर ऐसा डिपिक्ट किया है हमारे ऑथर ने, वो अपने आप के सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में लग जाता और सोचता कि मैंने जो किया क्या वो ठीक किया, आज भी वो वही कर रहा था। कैसा बेवकूफ़ बन के आया हूँ मैं। ये कोई मीटिंग थी, ये कोई बात करने वाली थी, मैं कैसे सवाल मैं कर रहा था। मैं चाहता था कि डेजी के बारे में कुछ पर्सनल चीज़ पता चले जो कि एकदम फूलिश था। ना तो वो ज़्यादा बात करती और ना अपने बारे में ज़्यादा कुछ वो बताती। मैं आज गया किस लिए था? अब मैंने अपना क्या इंप्रेशन बनाया वहां जाके? कुछ फायदा तो मैंने अपना किया नहीं। फिर रामन ने सोचा मैं इस डेजी फिगर के बारे में इतना सोच क्यों रहा हूं? हमारे पुराणों में ऐसे कई बखान हैं, अप्सराएं आके बड़े बड़े ऋषियों की तपस्याएं भंग करने का काम करती थी। ऐसे ही कुछ करने के लिए ही वो आई होगी, मेरी तपस्या और मेरा डिसिप्लिन भंग करने के लिए। अब मैं जाऊंगा, सिर्फ अपना बिजनेस, अपने काम से मतलब रखूंगा। आई एम नॉट इवन गोइंग टू लुक एट हर। मैं बिल्कुल ये माइंड अप पक्का करके जाऊंगा। 1 हफ्ते बाद
हाफ फिनिश्ड बोर्ड लेकर अपनी साइकिल में बांध के रामन जी फिर से न्यू ब्लॉक चल पड़े, यानी डेजी के ऑफिस की ओर। जब वो पहुंचा तो वहां पे कुछ और लोग विजिटर्स बैठे हुए थे, तो उसने कहा कि मैं थोड़ी देर बाद आ सकता हूँ। डेजी ने कहा तुम यहाँ पे बोर्ड छोड़ दो, क्या ये हमारा ही बोर्ड है? तो यहाँ छोड़ दो, आधे घंटे बाद आ जाना। रामन उससे मिलने 6 दिन बाद आया था। डेजी ने कोई ज्यादा ना इंटरेस्ट दिखाया, ना कोई पर्सनल बात करी। रामन ने भी आज कुछ इधर उधर देखा नहीं, न उसकी ओर कुछ ध्यान दिया, और उसके कहने पर बोर्ड वहां रखकर बस उसने अपने एज यूजुअल रिमार्क्स दिए कि बोर्ड अभी भी गीला है, ये तो एक ट्रायल बोर्ड है और आप इसको छूइएगा मत, मैं खुद ही आके आपको खोल के दिखा दूंगा, कहकर रामन वहां से चला गया। अब वो बाइसाइकिल चलाता हुआ मार्केट में चला गया। बहुत सारी दुकानें वगैरह वहां पे लगी हुई थी। एक जगह कुछ लोग हाईजैक्ड यानी स्मगल्ड गुड्स की दुकानें लगाया करते थे। कई बार सोचता मैं इन लोगों के लिए भी तो बोर्ड बना सकता हूँ, मगर बोर्ड, ये लोग क्या करेंगे बोर्ड का? एक दुकानदार आज रहता है, कल कोई दूसरा आ जाता है। इन लोगों का तो स्मगल गुड्स बेचने का काम है। खैर, आज रामन जी वहां पहुंच गए। वहां पे एक आदमी ग्लासेस यानी सन ग्लासेस बेच रहा था, और वहां पर जाकर उन्होंने एक सन ग्लास खरीदना चाहा, ये सोचकर कि मैं ये पहन लूंगा तो कम से कम डेजी को ये नहीं दिखेगा कि मैं उसकी ओर कैसे देख रहा हूं। ये सोच के उसने एक सनग्लास उठाया। बेचने वाले ने कहा ये हांगकांग का है, 50 रुपए का है। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उसकी बार्गेन कर ली, 12 रुपए में उसको खरीद लिया। पहले उन्होंने पहन के देखा, और जैसे ही पहना, सामने बेचने वाला भी बंदर जैसे चेहरे वाला लगने लग गया था। उसने सोचा बिल्कुल सही कर रहा हूं मैं, ऐसा ही एक ग्लास चाहिए था जिससे कि सामने वाला मेरे को ऐसा ही हॉरिबल लगे। पहन के वो चल पड़ा, और आधे घंटा हो गए तो वो डेजी के ऑफिस पहुंच गया। जाकर उसने अपना बोर्ड खोल के डेजी को दिखाया। डेजी उसे देख के बहुत खुश हुई। तुमने अपना काम बहुत अच्छा किया है, ये ऐसे ही बहुत अच्छा है बोर्ड, क्या तुम इसमें कुछ और चेंजेस करना चाहोगे? तो हमारे प्रोटैगनिस्ट ने कहा जैसा है आप बोलो। अगर इस, और उसने कुछ शेडिंग्स की ऑफर करी कि अल्फाबेट्स में कुछ मैं शेडिंग कर सकता हूँ, सीलिया पेंटिंग कर सकता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, तुम और कुछ करना चाहो तो करके ले आना, मुझे ज्यादा इसका आइडिया नहीं है। आई विल ट्रस्ट यू एंड आई विल ट्रस्ट योर जॉब। वो अपना बोर्ड उठा के चल पड़ा, और हाँ, अपने उसने गॉगल्स पहने हुए थे। पहन के उसको सामने डेजी बिल्कुल वैसी सूर्पनखा जैसे दिखती थी उस गॉगल्स के थ्रू। ऐसे लग रहा था जब वो कुछ बोल रही थी तो उसके दांत किसी डेविल की तरह बाहर निकल रहे हो। खैर, वो अपना बोर्ड लेके चल पड़ा तो अनएक्सपेक्टेडली डेजी ने कहा क्या तुम आज जल्दी में हो? तो हमारे प्रोटैगनिस्ट को तो समझ में नहीं आया अचानक से ये क्या बोल पड़ी। जब उसने कुछ जवाब नहीं दिया तो डेजी ने कहा आ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ सामने। वो डेजी डेस्क पे उस ओर अपनी सीट पे जाके बैठ गई, और वो अपने चेयर पे उसके सामने बैठ गया। उसने उसके गॉगल्स को देख के पूछा ये तुमने क्यों पहन रखा है? कमरे के अंदर तुम्हें इससे इनकन्वीनियंस नहीं हो रहा, अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा? तो उसने कहा असल में मेरे आंख में ना आज थोड़ा कचरा चला गया था, तो इसलिए मैंने पहन लिया। डेजी ने कहा अच्छा, देखूं मैं जरा। अचानक से अनएक्सपेक्टेडली वो सामने आई, गॉगल्स उसने खुद ही खोल दिया, और उसकी आंख देख के बोला नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे। असल में मैंने डॉक्टर्स का कोर्स भी किया हुआ है ना। तो रामन ने कहा दैट्स वंडरफुल, और अपनी सीट पे जाकर बैठ के वो गॉगल्स को देखने लग गई। ऊपर लाइट पे दिखा के उसने थोड़ी देर देखा, फिर कहा इसको तुम कूड़े में फेंक दो। इसमें जो ग्लास है ये ऐसे डली हुई है कि हर एंगल से इसमें अलग अलग पावर जैसा आ रहा है। तुम कुछ दिनों में बिल्कुल फ्लूकाइट स्क्विंट आइड बन जाओगे इसको पहनोगे तो। इसको बिल्कुल मत पहनो और इसको उठा के डस्टबिन में डाल दो तुम। तो रामन ने कहा ये तो हांगकांग से बना के आया हुआ है। तो उसने कहा नो डाउट, तभी ऐसा है। रामन को समझ में तो नहीं आया कि उसने ऐसा एक कमेंट क्यों किया। उस दिन रात को हमारे रामन साहब बिस्तर पे टॉस करते रहे और बिल्कुल सो नहीं पाए। उन्हें लग रहा था इतने सालों से डेवलप करी हुई मेरी सेल्फ डिसिप्लिन इस लड़की ने आके चूर चूर कर दिया। कल तक मैं बिल्कुल फ्री मैन था, और आज देखिए मेरी हालत। मैं कुछ भी करूं केवल उसी का चेहरा सामने आता है, हर चीज में वही इंटरफेयर करती रहती है।
मैंने कितनी लड़कियों को रिजेक्ट किया। उसे अब याद आने लग गई वो सब लड़कियां जिनके पेरेंट्स या लड़कियां खुद उसके पीछे हाथ धोके पड़े हुए थे। कोई कुंडलियां भेजते थे, फोटोग्राफ्स भेजते थे घर पे, मगर उसने साफ मना कर दिया था कि मैं तो अकेला रहना चाहता हूँ और मैं शादी तो करना चाहता ही नहीं हूँ। वो सब बातें उसे याद आने लग गईं। और हाँ, कॉलेज के टाइम पे जो वो फ्लर्ट करता था 2-3 लड़कियों के साथ, वो सब भी उसे याद आने लग गया। वो सब से गुजरने के बाद यहाँ आके आज मैं इसके साथ क्यों अटक गया हूँ ऐसे? आई नीड टू कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम दिस गर्ल। क्या मैं जिंदगी में डिफीटेड हो गया हूँ? उसके अंदर से उसके अंतरात्मा ने कहा, हाँ, अब तुम सच्चे आदमी हो, तुम सच्चाई का सामना करो। यही तुम्हारी सच्चाई है कि दैट यू आर अ सेक्सिस्ट एंड तुम कोई लड़की अपनी जिंदगी में चाहते हो। उसने अपने आप को कहा, मैं बहुत खराब स्थिति में हूं। वो सीधा बिस्तर पे बैठ गया। मुझे इससे बाहर निकलना है, मुझे उसका काम करके देना है एंड दैट्स इट। आई हैव टू डू अवे विथ हर। उसके बाद मुझे उससे कोई लेना देना नहीं रखना है, नहीं तो मैं बेवकूफ बनूंगा और अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर लूंगा। इन सब यादों से बचने के लिए उसने उठ के लाइट जलाई और एक किताब लेके बैठ गया पढ़ने के लिए। किताब तो सामने खुली रही, मगर ध्यान कहाँ जा रहा था? वहीं 3rd क्रॉस 7th हाउस, बार बार उसी के पास ध्यान जा रहा था। लाइट चालू देखकर उसकी आंट ने अंदर से दूसरे कमरे से आवाज दिया, क्या तुम अभी तक सोए नहीं हो? उसको बहुत इरिटेशन हुई। एक तो इन्हें ना मेरी हर चीज पे नजर रखनी होती है एंड शी ऑलवेज वांट्स एन आंसर फॉर वॉट एवर आई डू। ही गॉट इरिटेटेड। उठ के उसने लाइट बंद कर दी और लेट गया और अंधेरे में लेट के सोचने लग गया, क्या इसी को लव सिकनेस बोलते हैं? मैं किताबों में पढ़ के और किसी मूवीज में देख के पहले इसके बारे में मजाक उड़ाता था, क्या मुझे वही हुआ है? कुछ दिन बाद जब बोर्ड पूरी तरह से रेडी हो गया तो उसने उसको पेपर में रैप किया, साइकिल पे रखा और वो डेजी के ऑफिस चल पड़ा। वहां जाकर उसने दिखाया बोर्ड, तो उसने कहा कि डेजी ने, तुम इतने दिन कहाँ थे? मुझे तो लगा तुम आने ही नहीं वाले हो। मगर हमारे प्रोटैगनिस्ट सोच के गए थे, नो आईज कॉन्टैक्ट। ये आंखें सारी गलत थॉट्स का कारण होती हैं। बिल्कुल खाली अपना बिजनेस करना, अपने काम से मतलब रखना है और चले आना। तो उसने डेजी ने बोर्ड देखा और बहुत खुश हुई, तुम बहुत अच्छा काम करते हो। फिर उसने एज यूजुअल अपने प्रोफेशनल वे में ही बात करी। रामन ने कहा कि इसे मैं टांग दूं, तो उसने कहा, हाँ, मैं तुमको जगह दिखा देती हूँ। उस ऑफिस के बाहर, बैल्कनी के बाहर लैंडिंग पे कूद के एक जगह दिखाई कि उसे कूद के वहां जाके टांगना पड़ता। तो थोड़ी अपनी चिंता व्यक्त करने लग गई। तो ये इनके थॉट्स फिर हाई हो गए रामन जी के। ओ, शी इज सो कंसर्न्ड अबाउट मी। नो 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 नो, मुझे ये सब थॉट्स में नहीं पड़ना है, मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब रखना है। उसने बोर्ड की जगह को दिखा के कंफर्म करा लिया, मार्क कर लिया और उस पे बोर्ड हैंग कर दिया, बिकॉज वहां से नीचे बिल्कुल स्ट्रीट दिख रहा था। तो रामन ने कहा कि अब आप चेक कर लीजिए। इसने उचक के डेजी ने भी देखा और अप्रूव कर दिया। तो रामन ने कहा, एक बार नीचे सड़क पे जाके आपको वहां से देखना चाहिए। दोनों जन नीचे चले गए। तब तक लोग वहां इकट्ठे हो गए थे और ऑलरेडी बोर्ड पे लिखी हुई चीज को पढ़ने लग गए थे। दोनों ने नीचे जाके देखा और बहुत अच्छा लग रहा था। बोर्ड वहां पे सही जगह टंगा गया और मैसेज पूरा ढंग से कन्वे करना था, यानी फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट का बोर्ड जो था वो। काम खत्म हो गया। रामन ने अपनी बाइसाइकिल निकाली और चल पड़ा। तो डेजी ने पूछा, तुम्हारा बिल? रामन ने साइकिल चलाते हुए कहा, मैं उसे पोस्ट में भेज दूंगा और आप भी मुझे पोस्ट में चेक भिजवा दीजिएगा। कहते हुए रामन आगे चला गया। रामन वापस आके अपनी डेली काम में लग गया। अपने बोर्डलेस होटल में अपने दोस्तों से मिलता। उसे बहुत रिलीव्ड लगा, आखिरकार मैं उस चंगुल से छूट गया हूं, वरना वो सायरन, वो तो मुझे पूरा अपने अंदर लपेट लेती। ना जाने वो हिप्नोटाइज करती है कि क्या करती है। ओ माय गॉड, यहाँ पे मैं बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हूँ। मेरे पास अपनी थॉट्स खुद हैं, मैं जैसे मर्जी यहाँ बात कर सकता हूँ। मुझे इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है जैसे वहां पे मुझे डेजी के सामने रहना पड़ता है। आई एम सच अ फ्री मैन। ये सोच के अपनी जिंदगी एज यूजुअल वो वापस चलाने लगा, ये सोचकर कि अब जिंदगी का वो चैप्टर खत्म हो चुका, जब मेरा बिल का सेटलमेंट आएगा तब वो आ जाएगा।
एक दिन दोपहर को हमारे प्रोटैगनिस्ट यानी रामन जी बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। अनएक्सपेक्टेडली उनकी आंट ने आके उनको नींद से जगाया और कहा, राम उठो, बाहर दरवाजे पे एक लड़की आई है तुमसे मिलने, कौन है वो? तो रामन ने कहा, मुझे नहीं पता कौन है, और वैसे भी मैं अभी उठने वाला नहीं हूँ, आप उसे टुरा दीजिए कुछ भी बहाना करके। मुंह दूसरी तरफ घुमा के वो सो गया। उसकी आंट फिर बाहर चली गई, उसे एहसास हुआ। थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद खुली तो उसको उसकी आंट की आवाजें किचन से आती हुई सुनाई दी। वो एज यूजुअल अपने ही टोन में अपनी नरेशन यानी अपनी जिंदगी की गाथा सुना रही थी। हमेशा अपने ग्रैंड पेरेंट्स की पूना से आए हुए की जो स्टोरी सुनाती हैं वो किसी को सुना रही थी। रामन ने जरा सा दरवाजे से पीप करके देखा। चटाई के ऊपर डेजी बैठी हुई थी, उसके कमरे की ओर मुंह करके बैठी थी और कॉफी पी रही थी। हे भगवान, ये घर तक आ गई, यहाँ क्यों आई है ये? खैर एनीवे, अब मुझे तो अपने आप को प्रेजेंटेबल तो बनाना पड़ेगा। रामन जी धोती पहने हुए थे और सोए हुए थे। अब उन्होंने नहाया धोया, तैयार हुए, अपने आप को ठीक ठाक किया। उसके बाद वो बाहर आए। ओह व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, आप यहाँ कैसे? उनके नॉर्मल रेगुलर बातें हुई। उसने कहा उसकी आंट ने उसे खूब बिजी रखा था, बहुत अच्छी बातें पता चली। नॉर्मल बातें सब होने के बाद उसने डेजी ने अपने बैग से एक एनवेलप निकाल के दिया और कहा कि तुम तो आए ही नहीं अपना चेक लेने के लिए। तुमने जो लेटर भेजा था उस पे एड्रेस था, तो मैंने सोचा मैं खुद ही हैंड डिलीवर कर दूं तुमको। रामन उसको अपने रूम में ले जाके उसने बैठाया और बातें करने लगा। वो डेजी ने कहा, मैं तुम्हारे पास असल में दूसरे काम के लिए भी आई थी। हमें अब आगे भी काम करना है और मुझे आसपास के रूरल एरियाज में जाके बहुत रिगरस कैंपेनिंग करने का ऑर्डर्स आए हैं, जिसमें कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। रामन को उसका जो पैशन था फैमिली प्लानिंग का वो कुछ समझ में तो कम ही आता था। उसने एक बार मजाक कर दिया उसके ऊपर, फैमिली प्लानिंग के ऊपर, तो डेजी बहुत हर्ट हो गई। उसे ये बात समझ आ गई, इन फ्यूचर आई हैव टू बी केयरफुल नॉट टू हर्ट दिस फेयर लेडी। खैर, तो रामन ने पूछा मुझे क्या करना होगा इसमें? तो डेजी ने कहा, मैं आसपास के सब रूरल एरियाज में जाके और वहां पर कैंपेनिंग के लिए जगह ढूंढनी है, कहाँ कहाँ हमारा बोर्ड हम हैंग कर सकें। तो मेरे साथ चल के वो जगह तुम फिक्स कर लोगे कि कहाँ कहाँ तुम पेंटेड बोर्ड टांग सकते हो और वो मार्क करके आ जाओगे। उसके बाद आके तुम अपने बोर्ड्स बनाओगे हर एक जगह के हिसाब से। ये काम करने तुम्हें जाना पड़ेगा। अब आप सोचिए दोस्तों, रामन जी के इसके ऊपर क्या व्यूज रहे होंगे। क्या वो खुश थे डेजी के साथ जाके और उन्होंने हाँ भरा था जाने के लिए साथ में, या वो तो औरत जात से ही दूर भागते थे? क्या उन्होंने मनाही कर दिया कि वो जाएंगे नहीं उसके साथ? ये सब चीजें पता लगाने के लिए आपको हमारा अगला एपिसोड सुनना पड़ेगा। सी यू देन।